हेलो एवरीवन, ओ लेवल के इन सेशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं मॉड्यूल M1R5 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव। जिस चैनल पे आप इसे देख रहे हैं उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। तो पिछले दिन हमने इन टॉपिक्स में कुछ चीज़ें कवर कर दी थी। मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जिसमें हमने बात कर ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के बारे में। उसके बाद आज हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की, टास्क बार, आइकॉन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे हमने कल के पिछले क्लास में देखा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के को मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दिया था। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, साथ साथ जानेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है। अगर हमारे पास समय रहा तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ ओएस देखेंगे। अदरवाइज हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कल कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूज़र को इंटरैक्ट कराने के लिए हार्डवेयर से वी नीड अ इंटरफेस, और उसी इंटरफेस को हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस बात को समझ लेते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि देखिए, जितने भी तरीके के मैनेजमेंट होंगे वो सारा काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जैसे बात होती है प्रोसेस की, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ओएस के पास है। ऐसे ही मेमोरी को मैनेज करने का, फाइल को मैनेजमेंट करने का, इनपुट आउटपुट को मैनेज करने का, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को मैनेज करने का, और यूज़र इंटरफेस को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। मैंने आपको बताया था प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि जैसे देखिए, जब भी हम कंप्यूटर में कोई टास्क प्रोसेस टास्क देते हैं, प्रोग्राम देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम उसको कहते हैं प्रोसेस, है ना। मतलब सिंपली वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूशन के टाइमिंग को हम आमतौर पे कहते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे सीपीयू टाइम हो गया, मेमोरी लोकेशन हो गई कि कितनी मेमोरी खर्च होगी, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर है, उसके साथ साथ कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसमें यूज हो रहे हैं टू कंप्लीट द टास्क या अकम्प्लिश द टास्क। ठीक है, अब उसमें 2-3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस कई सिंगल प्रोसेस है तब तो ठीक है। अगर कई प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, उनका क्रिएशन कैसा होगा, उनकी एग्जीक्यूशन की टाइमिंग क्या होगी, कब कितने समय बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगे, ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप चाहें तो उसको भी एक बार जैसे खुद से देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो मेमोरी बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लार्ज एरे वर्ड और बाइट। ठीक है, मेमोरी आपको दो तरीके की मैंने अपने पिछले क्लासेस में समझा रखी है, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल। या मेन मेमोरी को हम आमतौर पे वोल्टाइल स्टोरेज डिवाइस के साथ देखते हैं। तो जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में, बेसिकली वी नीड सम मेमोरीज, कि उसके लिए हम मतलब उस प्रोसेस को कहाँ करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी की ज़रूरत होती है ना। तो इसके लिए आप रैम, जैसे रैम की स्पीड आप कहते हैं ना, रैम जितनी फास्ट होगी और जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी फास्ट होगी। तो बेसिकली वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी जो है वो आपका करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन में नहीं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। फिर बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। तो फाइल को हम सिंपली कह सकते हैं एक सिंपल तरीके की ऐसी कलेक्शन जिसमें एक ही प्रकार के बहुत सारी चीज़ें सेव हों। जैसे हम सिंपली कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, लास्ट में आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उसके लिए लास्ट में बहुत सारे पेजेस को कलेक्ट करके एक फाइल बनाएंगे। सिंपली अगर हम ऐसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट या यूँ कहें बहुत सारे कंटेंट को क्रिएट करके और उनको एक साथ मर्ज करने की कोशिश करें और एक जगह रखें, तो हम उससे कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन, या हम इसे सिंपली कह सकते हैं फाइल। जब कंप्यूटर में बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में, तो फाइल सिस्टम जो होता है ये हार्ड डिस्क में चीज़ों को सेव रखने का एक यूँ कहें कि एनकोड है ना, कि डाटा को मैनेजमेंट करने, डाटा का मैनेजमेंट जो है वो स्टोरेज डिवाइस में कैसे होगा या हार्ड डिस्क में कैसे किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे FAT12 होता है, FAT16 होता है, FAT32 होता है, NTFS होता है।
EXT होता है और HFS होता है, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। जैसे FAT12 अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो उसमें होता था, अभी इस्तेमाल लगभग ना के बराबर होता है। फ्लॉपी डिस्क अब देखने को नॉर्मली मिलती नहीं है ना। FAT16 अगर डॉस वर्जन या ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज़ की बात करें, जैसे 95 हो गया, विंडोज़ XP हो गया, तो उसमें FAT16 देखने को मिलता था। 32 भी अभी देखने को मिलता है, FAT32 ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज़ में देखने को मिलता है, जैसे विंडोज़ 7 तक का आता है। NTFS जो है वो आज के समय में आता है, न्यू वर्जन है ना, विंडोज़ जितने भी 10 है, 11 है, इन सब में आपको देखने को मिलता है। 7 में भी NTFS देखने को मिल जाता है। EXT जो है वो यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, इनमें देखने को मिलता है। HFS जो होगा वो आपको मैक OS में, मैक्स लिखा है तो OS X या मैक में देखने को मिलता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस लाइक फाइल मैनेजमेंट में किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, तो फाइल के क्रिएशन में, डिलीशन में, है ना, डायरेक्टरी क्रिएट करने में, डिलीट करने में, और उसके बाद फिर सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव ऑफ मैनिपुलेशन फाइल एंड डायरेक्टरीज, इन सब में मैपिंग करने में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को या सेकेंडरी स्टोरेज फाइल्स को मैनेज करने के लिए जो मैपिंग होती है उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, फाइल बैकअप बनाने में, नॉन वोल्टाइल या स्टोरेज मीडिया में, ये सारी चीज़ें। फिर अलग अलग डिवाइसेस अगर हम ऐड करें तो उन सब के कंट्रोल को लाइक डिवाइस कंट्रोलर के तौर पे भी काम करता है, तो उन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हालांकि इसके लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल किए जाते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि डिवाइसेस जैसे इनपुट आउट, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपका इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। या आप बात करें कि आपने नया कोई सिस्टम ऐड करा, जैसे मान लीजिए आपने नई मॉनिटर ऐड करी है ना, तो नए मॉनिटर को ऐड कर किया, आउटपुट डिवाइस ऐड करी या प्रिंटर ऐड करा, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है इसका। वो सारे इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ये क्या करते हैं, डिवाइस कंट्रोल के तौर पे, लाइक उस समय जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। यही बातें यहाँ पे दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें दी गई हैं। डेडलॉक आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, इंटरप्ट कंट्रोलर आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली ये स्लाइड जो है वो बी लेवल या बी लेवल से ऊपर वाले लोगों के लिए है, तो इसमें जो आपके रिलेवेंट पोर्शंस हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की, तो जो भी सिस्टम लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया या अलग अलग तरीके के टेक्निक जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, या अनऑथराइज लोग एक्सेस ना कर पाएँ किसी प्रोग्राम को, उन सबको मैनेज करने के लिए, फाइल्स को परमिशन एक्सेस करने के लिए, असाइन करने के लिए, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात ध्यान रखिए, है ना। आमतौर पे ये दिया गया है लास्ट में कि अगर मल्टी यूज़र हैं और हम नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम पे बात कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक समय में कई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखिए, यूज़र इंटरफेस को समझ लेते हैं एक बार। जब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की, बेसिकली जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो हमें कैसे डिस्प्ले होगा, है ना, उसी को हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। मतलब यूज़र के एंड पे चीज़ें कैसी दिख रही हैं, तो हम उसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस, UI, ठीक है, या UX भी बोलते हैं इसको। तो UI या UX की बात करें, यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं, UX का मतलब यूज़र एक्सपीरियंस से है। तो यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस बेसिकली क्या है कि जैसा यूज़र को शो हो रहा है स्क्रीन पे। अब पहले जब देखें कि कितने तरीके के होते हैं, तो पहले आपको इस्तेमाल देखने को मिलते थे CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, और अभी मोस्ट प्रॉब्ली आपको हर जगह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेंगे। एक एक करके मैं इसे आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि CLI क्या है। देखिए, CLI की बात करें तो जो भी इसमें लाइक आपने कमांड दिए जाते थे, इसका नाम ही कमांड लाइन इंटरफेस है, तो जो भी इसमें कमांड दिए जाते हैं वो शॉर्ट कीवर्ड्स होते थे, या यूँ कहें शॉर्टकट कीज़ होती थी, या स्पेशल कीज़ होती थी कीबोर्ड पे, उनके थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जाते थे। आप सिंपली समझें कि इसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता था, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको म्यूजिक प्ले करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि आपको म्यूजिक प्ले करना है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर कोड लिख दिया कि ABC लिखेंगे तो आप जो है वो क्या कर पाएंगे, म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, है ना। जैसे आपने अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल किया होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें आप की डिनोट कर सकते हैं किसी एक पर्सन को कॉल करने के लिए, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट कॉलिंग, है ना। या किसी की को आप असाइन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करने के लिए, कि थोड़ी देर तक उस दबाए रहेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल चली जाने लगेगी अपने आप। वो सेट कर सकते हैं, 1 से 9 तक के बीच में सेट कर सकते हैं, 0 को भी सेट कर सकते हैं।
कि किस पर्सन को कॉल करना है। अगर शॉर्ट टर्म में कॉल करना है, मतलब आपको पूरा नंबर और बाकी सारी चीज़ें डायल नहीं करनी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उस पर एक नंबर असाइन कर देते हैं और वो नंबर बेसिकली क्या करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉन्टैक्ट करा देता है डायरेक्टली। तो ऐसे ही जब इंस्ट्रक्शन या यूँ कहें कि जो डेटा हमें दिए जाते थे वो कमांड के थ्रू दिए जाते थे, किसी पर्टिकुलर कीबोर्ड के थ्रू या कमांड के थ्रू हम काम करते थे, तो हम उसको CLI बोलते थे। क्या आप देखने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर कोई आप डेटा दे रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट आपको कंप्यूटर में भी देखने को मिल ही जाएंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट की शॉर्ट कीज की बात करें तो इसके लिए हम विंडोज़ की दबाएंगे और +R दबाएंगे तो रन कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। वहाँ पे लिख देंगे CMD, तो CMD बेसिकली नोट करता है कमांड प्रॉम्प्ट को, ये डायरेक्टली आपको खुल जाएगा। आप CLI पे काम कर सकते हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे आप SQL पे काम करेंगे, अगर फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप SQL पे जिन्होंने काम करा होगा वो जानते होंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम किया जाता है। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सारा डेटा जो है वो आपको कमांड वमांड नहीं देनी पड़ती, सब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विजुअल इमेज में मीनूज के तौर पे दिखाई देता है। जैसे आज के जितने भी सिस्टम हैं वो आमतौर पे GUI पे काम करते हैं। विंडोज़ में आपको कोई चीज़ ओपन करनी होती है तो आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर आइकॉन पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको मैंने गाना बजाने के लिए सोच लें तो हमें VLC मीडिया प्लेयर नाम से एक प्लेयर मिलता है, हमने VLC मीडिया प्लेयर को क्लिक करा, वो ओपन हो गया। अब सोच के देखिए कि अगर VLC मीडिया प्लेयर के लिए कोई की असाइन होती है ना, कि उस पर्टिकुलर कोड को, जैसे मान लीजिए VLC के लिए VLC ही कोड होता, तो VLC कोड टाइप करने के बाद आप इसे प्ले कर पाते, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो इससे बचने के लिए जो नया तरीका है वो GUI है, और GUI विजुअल इमेज में देता है। तो जो लोग बहुत बेहतर नॉलेज नहीं रखते है ना, ये जिनको प्रोग्रामिंग और बाकी सारी चीज़ों की कम नॉलेज भी है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए ये बेनिफिशियल है, आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब हम बात कर लें थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि क्या हिस्ट्री रही है। तो फर्स्ट जनरेशन में 1940s और अर्ली 1950s की बात करें तो वहाँ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और सारा काम होता था मशीन लैंग्वेज पे, है ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर बात आई सेकेंड जनरेशन में, यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड GMOS, ठीक है, जनरल मोटर्स ऑफ IBM मशीन, नेम इज 701, और ये सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था। समझेंगे बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। फिर थर्ड जनरेशन आई तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग आने देखने को मिली और यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। थर्ड जनरेशन के आसपास मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जब कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ा रहा था, कि थर्ड जनरेशन में आपको एक चीज़ देखने को जो मिलेगी वो थी आपको कि कंप्यूटर पहली बार डेस्क पे देखने को मिले थे। फिर लास्ट में आपको फोर्थ जनरेशन की बात होगी 1980 टू प्रेजेंट डे, डेवलपमेंट ऑफ PC और बर्थ ऑफ विंडोज़ एंड मैक OS। अभी हम AI बेस्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको विंडोज़ और मैक OS पे ही अभी काम हो रहा है, ठीक है। अब हम न्यूरल लैंग्वेजेस की बात करेंगे, है ना, न्यूरल प्रोसेसिंग और बाकी लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही 4 जनरेशन आपकी बुक में दी गई है, तो यही 4 आपको समझनी है, ठीक है। इनका टाइम लिमिट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि फर्स्ट जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सेकेंड जनरेशन में GMOS की बात आई, ठीक है, 1950 के आसपास, और उसके बाद 65 से 80 के बीच में आपको यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग और मिनी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिखता है। यहीं पे एक चीज़ निकल के आई थी जिसका नाम था DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। वो भी 1984 के आसपास 1965 के आसपास देखने को मिला था, है ना। 1984 में से MS-DOS नाम से माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS-DOS जब डेवलप हो गया तो उसी ने अपने वर्जन्स देने शुरू करे विंडोज़ नाम से, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम विंडोज़ 11 तक पहुंच चुके हैं, है ना। ऐसे ही यूनिक्स जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिन्होंने लाइनक्स में अपनी चीज़ें देनी शुरू करी। लाइनक्स जो देता है वो उबंटू नाम से सर्विसेज देता है, उबंटू नाम से इनका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो डिटेल में इसको भी समझेंगे, डोंट वरी, आगे चलेंगे तो समझेंगे। फिलहाल आपको जनरेशन एक बार मैंने आपको समझा दी है। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 7-8 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इसको लाइक और पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, बट फिलहाल अभी हम 7-8 ही देखेंगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, फिर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, टाइम शेयरिंग देखने को मिलेगा, मल्टी प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, रियल टाइम OS देखने को मिलेगा, और लास्ट में मिलेगा एम्बेडेड OS।
ये क्या होते हैं, इनके क्या यूटिलाइजेशन होते हैं, हम इसे समझेंगे कल। तो बाकी सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, इसके आगे डिस्कशन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है, लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और बाकी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं कल नए सेशन में।